आगे आगे। हाँ जी, बच्चों ध्यान दीजिए। रेशियोज चल रहे थे। रेशियोज में हम प्रॉफिट रेशियोज में जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो डिस्कस कर चुके थे। और भी डिस्कस किया था कुछ। ऑपरेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज बताता है और ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट का परसेंटेज बताता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आता है अपने को पता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं विच आर रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एग्जाम्पल के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं इसमें। इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया ना, ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने कैसे निकाली? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डिफरेंस क्या होता है? जीपी। तो जीपी में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर रिवर्स तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। नेट प्रॉफिट लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिन्हें आपने लेस कर दिया था प्रॉफिट निकालते समय, वापस ऐड कर दीजिए और लेस कर दीजिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। हाँ, एडमिन एडमिन एक्सपेंसेस ग्रुप है ये, एक खर्चा नहीं है। दिस इज अ ग्रुप। एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड सारे खर्चे, सेलिंग से रिलेटेड सारे खर्चे, ये ग्रुप है। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या लॉस का एग्जांपल, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फायर। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एग्जांपल क्या हो सकता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। हाँ, और लॉटरी इनकम होगी। क्लास नहीं चल रही? चल तो रही है। एक मिनट, वापस चालू करता है।
इधर दो, इधर दो, इस विंडो इधर लाओ, विंडो। हाँ आज की टुडे की तो कोई आया नहीं। इसमें सिक्योरिटी में ज्वाइन नहीं हो अपने आप ज्वाइन होता है, बस कुछ नहीं। ज्वाइन नहीं हो रहे। अरे यार ये तो है, किसको बोलते हैं, फोन करोगे। मेरा तो ज्वाइन हो रहा है यार। तो मेरा ज्वाइन हो रहा है, तो मेरा गलत लिंक होगा। लिंक तो सर आप सर मैं बताऊँ क्या, बच्चों ने फीस नहीं दी ना, अब पूरा उसका लफड़ा है। मतलब कल मैं ऐसे भी बात क्या करें, चालू करें, चालू करते हैं, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, हो सकता है वो उनको। जिसने फीस जमा करा दी वो करके देखो एक बार। तुमने तो जमा नहीं कराई, इसका तो नहीं हो रहा। तुमने जमा करा दी, तुमने। मेरा तो तुरंत हो गया। नहीं हो रहा, फीस जमा करा दी। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे अपन, करते हैं, टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज। नहीं तो ये कॉपी कर लिया सबने। बेटा कमीशन देखना पड़ेगा किससे रिलेटेड है। अगर ये अपने बिजनेस से रिलेटेड है तब तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, नहीं तो फिर नॉन ऑपरेटिंग। मेन बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। जनरली मेन बिजनेस से रिलेटेड कमीशन केवल एक्सपेंडिचर होता है, इनकम नहीं होती। फिर इनकम का मतलब अदर इनकम होगा। शेयर्स का काम है तो काम है,
हाँ, उससे होने वाला इनकम तो ऑपरेटिंग इनकम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लॉस बाय फायर इज लॉस नॉट एक्सपेंडिचर। हाँ जी, हो गया। कितने रेशो हो गए थे? 5 हो गए ना। नाउ 6। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा, ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है? व्हाट यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। फिर टोटल एसेट में क्या करते हैं? टोटल एसेट में जो पैसा लगाते हैं वो क्या होता है? वो भी इन्वेस्टमेंट है। ओनली इक्विटी क्या है? वो भी इन्वेस्टमेंट ही है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब क्वेश्चन में आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आ जाता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में लेना क्या है। तो इसके लिए इसको हम डिनोट कर सकते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन टोटल एसेट हो सकता है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट, और नाम से पता चल रहा है कि हमने बिजनेस में कितना असेट लगाया हुआ है और उस पर हमारा अर्निंग क्या है। इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन टोटल असेट इंटू 100। अल्टरनेटिवली आप EBIT को आफ्टर टैक्स करके भी यूज कर सकते हो। फर्क ये है कि एक बिफोर टैक्स है और एक आफ्टर टैक्स है। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज EAT। देखिए, ये अल्टरनेटिव्स हैं। यू कैन यूज एनी फॉर्मूला। बस फर्स्ट, प्रेफरेंस में फर्स्ट। इसमें दूसरा आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल असेट और कैपिटल एम्प्लॉयड में किस चीज का फर्क है? करंट लायबिलिटी, ये डिस्कस कर चुके हैं अपन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। लेकिन इसे आफ्टर टैक्स निकालना हो तो EBIT 1 माइनस T से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। मैंने बताया ना आपको, ट्राई अप्लाई फर्स्ट। आपको फर्स्ट लगाना है बस। आपको फर्स्ट लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। मेन फॉर्मूला वही होता है।
नीचे नीचे लिख दो ना, ये लिख दिया करो बस, ये बिफोर टैक्स है, इतना लिख दिया करो, ये बिफोर टैक्स है, ये आफ्टर टैक्स है, बस इतना लिख दिया करो। बेटा टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना रिटर्न में से, भाई ये पता चल जाएगा आपका प्रॉफिट टैक्स से पहले कितना है, टैक्स के बाद कितना है। एक्चुअल में देखा जाए तो टैक्स के बाद प्रॉफिट निकालना चाहिए, लेकिन टेक्निकली ये फॉर्मूला गलत है, सेकंड वाला फॉर्मूला टेक्निकली गलत है, क्योंकि हम ईबीआईटी में से टैक्स नहीं दे सकते। ईबीआईटी में से पहले क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे, फिर टैक्स दोगे, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्मूला यूज करो, फर्स्ट फॉर्मूला बिफोर टैक्स बता रहा है, सेकंड फॉर्मूला आफ्टर टैक्स बता रहा है। और ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, ये तो आपको क्वेश्चन की थीम से समझना होगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। रिटर्न ऑन इक्विटी, वैसे जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो 99.99% उसमें कंफ्यूजन नहीं रहता है, आपको वो सिचुएशन या डेटा ही वो देगा जो फॉर्मूला वो लगवाना चाहता है, समझ रहे हो, तो ऐसे कंफ्यूजन कम ही रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी कितना है उसका रिटर्न कितना है, और इक्विटी का रिटर्न टैक्स से पहले होता है कि टैक्स के बाद, तो हमेशा ईएटी लेना है यहाँ पे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही फॉर्मूला है इसका, ईएटी अपॉन इक्विटी इंटू 100। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, बेटा इक्विटी शेयर होल्डर फंड में और इक्विटी में फर्क है, किस चीज का, तो इनकी अर्निंग में किस चीज का फर्क होगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का। इसमें फॉर्मूला होगा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स, वो कैसे निकालते हैं अपन, ईएटी माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और डिवाइड करेंगे किससे, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड से, और वो कैसे निकालते हैं अपन, इक्विटी में से लेस कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जब क्वेश्चन में आ जाए आरओआई कैलकुलेट करो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो, तो वहां थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सेवन, अर्निंग यील्ड रेशियो, अर्निंग यील्ड रेशियो में रिलेशन बताता है, रिलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर। It tells about earning on equity share against its market price। ये हमें बताता है कि शेयर का प्राइस क्या चल रहा है और उसके अगेंस्ट उसकी अर्निंग क्या चल रही है। शेयर का प्राइस अगेंस्ट उसकी अर्निंग, एंड द फॉर्मूला इज EPS अपॉन MPS इंटू 100। EPS is what, earning per share, MPS is what, market price per share। इसमें एक चीज आती है डिविडेंड यील्ड रेशियो,
डिविडेंड यील्ड रेशियो में ईपीएस की जगह हम डीपीएस ले लेते हैं, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। डीपीएस इज व्हाट? डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। ये रेशियो क्या बताता है? मार्केट प्राइस की तुलना में हम डिविडेंड कितना देते हैं। एट्थ वन, डिविडेंड पे आउट रेशियो। रिलेशन ऑफ डिविडेंड पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। हाउ मच डिविडेंड पेड आउट ऑफ अर्निंग्स, ये बताता है कि अर्निंग क्या आ रही है और उसकी तुलना में हम डिविडेंड कितना दे रहे हैं। अर्निंग की तुलना में डिविडेंड। आप सबको पता है कि कंपनी जितना कमाती है शेयर होल्डर्स के लिए उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, रिटेन कर लेती है। तो कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो, एंड द फॉर्मूला इज डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। सब याद हो जाएगा। रिटेंशन रेशियो, ये क्या बताता है? हाउ मच प्रॉफिट रिटेन्ड। हाउ मच प्रॉफिट रिटेन्ड फ्रॉम अर्निंग्स। रिटेंशन रेशियो, कितना कमाया और उसमें से कितना रोक लिया। इसका फॉर्मूला तो सिंपल हो जाएगा, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। मान लेते हैं कंपनी 60% डिविडेंड देती है, तो रिटेंशन रेशियो क्या होगा? 40%। कंपनी 50% डिविडेंड देती है तो रिटेंशन रेशियो क्या होगा? 50%। सिंपल। नहीं, नो, abbreviation is not allowed. You have to write full. एब्रीविएशन उनकी ही अलाउड है। मान लेते हैं आप मॉड्यूल देखो, मॉड्यूल में जो चीज शॉर्ट में लिख रही है वो अलाउड है बस। जैसे केई है, केडी है, ये डिनोटेड है, मॉड्यूल में लिखा हुआ है इसलिए। 5 से 10। अभी से हिम्मत टूट गई तुम्हारी तो। लास्ट रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। लास्ट है बेटा, सबसे ज्यादा कमाई कराएगा ये तुम्हारी चैप्टर। कमाई सबसे ज्यादा इसमें होगी। बेटा होता क्या है, लोन सैंक्शन होता है ना, किसी भी कोई भी बैंक लोन सैंक्शन करती है तो वो लोन सैंक्शन से पहले सीए को फाइल भेजती है, थोड़ा इनके जो एम्पेनल सी होते हैं उनको फाइल भेजती है, और उन सीएस को बोलती है कि इसका क्रॉस चेक करो
कि इनके रेशियोज हमारे स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं कि नहीं करते, तो वहां पे काम आता है रेशियो। दूसरा काम आता है जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हो, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों तैयार की जाती है? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए, और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग सबसे ज्यादा कमाई देता है, तो वहां पे काम आता है रेशियो। बहुत कमाई होती है भी, इस चैप्टर को ऐसे मत समझो। मैं मजाक समझ रहा हूँ मेरी बात। प्राइस अर्निंग रेशियो ये हमें बताता है रिलेशन बिटवीन अर्निंग पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर। अर्निंग यील्ड रेशियो, लेकिन उसका रिवर्स है। इट टेल्स अबाउट मार्केट प्राइस पर शेयर अगेंस्ट इट्स अर्निंग। ये उल्टा हो गया। अर्निंग यील्ड रेशियो क्या बताता है? मार्केट प्राइस की तुलना में अर्निंग कितनी है, और ये उल्टा होता था, ये बताता है अर्निंग की तुलना में मार्केट प्राइस कितनी। एंड द फॉर्मूला इज एमपीएस अपॉन ईपीएस, टाइम्स में आता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। ये रेशियो जो है टाइम्स में निकल के आता है। इंटू 100 जहां पे वो परसेंट में, इंटू 100 जहां नहीं वो टाइम्स में। जैसे अर्निंग यील्ड रेशियो परसेंटेज बताता है ये। अच्छा अभी बताइए, प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा होना चाहिए कि कम? दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा होना चाहिए। सोच समझ के जवाब दो, फॉर्मूला सामने है, ऐसे क्या? हाँ, शैल बी लीस्ट। प्राइस अर्निंग रेशियो कम से कम होना चाहिए। ज्यादा इसका मतलब कंपनी के शेयर का प्राइस ओवर वैल्यूड है। अरे एग्जांपल देख लो, ये बढ़िया है कि ये बढ़िया है? कौन सा पहला बढ़िया है कि दूसरा बढ़िया है? बताइए। सेकंड वाला बढ़िया होगा ना। अरे पहले एक शेयर का प्राइस 200 है और कमाई कितनी हो रही है? 10। दूसरे में शेयर का प्राइस 200 और कमाई कितनी दे रहा है वो? 25। तो विच वन इज बेटर? सेकंड वन इज बेटर ना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू। इस केस में शेयर का प्राइस क्या है? इसका मतलब ओवर वैल्यूड है। प्राइस ज्यादा ले रहा है, अर्निंग कम दे रहा है। दूसरे में प्राइस के अकॉर्डिंग अर्निंग ठीक है। मेरे पॉइंट, इट शैल बी लीस्ट। इंपॉर्टेंट रेशियो है प्राइस अर्निंग रेशियो। जब हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइप करना रेडिफ, आर ई, बैक करो, बैक, आर ई डी आई डबल एफ, बस ठीक है। कौन सी कंपनी का प्राइस देखें अपन? रिलायंस इंडस्ट्री, टाइप करो RIL, हाँ बस रिलायंस इंडस्ट्री सर्च करता है। आ गया क्या? आ गया। प्राइस चल रहा है इसका 2600 रुपए।
अब देखो इसके रेशियोज दिए हुए हैं, रेशियोज में देखो सबसे पहला रेशियो क्या है, ही रेशियो दिया हुआ है। तो इन्वेस्टर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे पहले वो क्या चेक करता है, कंपनी का पी रेशियो, और रिलायंस इंडस्ट्री का पी रेशियो है 43.7 यानी लगभग 44। दैट मीन्स 44 रुपए लगाओगे तो 1 रुपए कमाई होगी, 44 रुपए लगाओगे 1 रुपए कमाई होगी, ये इसका कंसेप्ट है। नहीं नहीं नहीं, आप उल्टा ले गए, मैं बोल रहा हूँ 44 लगाओगे तो 1 रुपया कमाई होगी, प्रोपोर्शनेटली 2600 लगाओगे तो कितनी कमाई होगी, वो आ जाएगा ना 57 रुपए, 57 रुपए कमाई होगी, 2600 लगाओगे 57 रुपए कमाई होगी, टीपीएस दिया हुआ है नीचे, 57 रुपए कमाई होगी, ठीक है ना। दूसरी कंपनी का देखो, दूसरी कंपनी डालो, एसबीआई डालो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डालो तो क्या आ गया, 537 रुपए प्राइस है, इसका पी रेशियो कितना बढ़िया, पी रेशियो 15 रुपए लगाओगे 1 रुपया कमाओगे, इसका मतलब इसका शेयर का प्राइस सही सही कीमत पे चल रहा है, लेने लायक है, इसका मतलब 15 रुपए लगा के 1 रुपया कमाई होगी, यानी 500 रुपए लगा के 35 रुपए कमाई। तो पी रेशियो से हम उसकी प्राइस और अर्निंग को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आया कंसेप्ट क्या, हाँ 35 रुपए कमाई होगी, बता दिया ना, नीचे दिया हुआ ही ईपीएस 35 रुपए, यानी तो पी रेशियो से हम उस कंपनी की ये तय कर सकते हैं कि उसका प्राइस ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है ना, अकॉर्डिंग टू अर्निंग। तो इंपॉर्टेंट रेशियोज में आता है, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। रेशियो एनालिसिस कंप्लीट, अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट, एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए बुक पता है क्या आपको, बुक कैसे खोलते हैं, नहीं पता, बुक वहीं से होगा, एक मिनट रुको मैं खोल देता हूँ, मिल गया मिल गया। चलिए एक क्वेश्चन करवा देता हूं फटाफट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कंपनी की टोटल असेट है 8 लाख, 50% of the asset being financed by borrowed capital at the rate interest 8% per year, डायरेक्ट कॉस्ट दे रखा है 4,80,000 रुपए, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 80,000 रुपए, गुड्स विल बी सोल्ड टू द कस्टमर एट 150% of the direct cost, tax rate is 50%, you are required to calculate net profit margin, return on assets, asset turnover and return on equity। सबसे पहला काम, एक इनकम स्टेटमेंट बनेगा क्योंकि नेट प्रॉफिट वगैरह चाहिए होगा अपने को इसमें, इनकम स्टेटमेंट, सेल्स कितनी है बेटा, सेल्स देखो कितनी है, डायरेक्ट कॉस्ट का 150%, डायरेक्ट कॉस्ट है 480, तो 480 का 150% 7,20,000, इसमें से लेस कर दो डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 480, तो ये आ जाएगा हमारे पास जीपी, इसमें से लेस कर दो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 80,000,
तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी आ जाएगा 160, लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है बेटा? इंफॉर्मेशन है 8 लाख की एसेट है जिसका 50% बोरोइंग है, यानी 4 लाख का बोरिंग है। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 4 लाख का 8% 32,000। तो ईबीटी क्या हो गया? लेस करेंगे टैक्स। टैक्स का रेट क्या है? 50%। तो ईएटी आ गया हमारे पास 64,000। अब पहला इसने क्या पूछा है? नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल लो। बेटा सॉल्यूशन में इसने अल्टरनेट फॉर्मूला यूज कर रखा है, अपन नॉर्मल फॉर्मूला यूज करो। नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बेटा? 64,000। सेल्स कितना है? 7,20,000 इंटू 100। बताइए जी। ये दूसरा इसने क्या पूछा है? रिटर्न ऑन असेट्स। रिटर्न ऑन असेट, टोटल असेट। क्या फॉर्मूला है? आफ्टर टैक्स निकाल दें, नीचे लिख देता हूं मैं आफ्टर टैक्स। तो ईबीआईटी ले लो, आफ्टर टैक्स कर दो अपॉन टोटल असेट इंटू 100। ईबीआईटी है 160, 1 माइनस टैक्स। टोटल असेट कितनी बेटा? 8 लाख। मैं बिफोर टैक्स लिख देता तो ईबीआईटी ले लेता। मैंने लिख दिया ना, स्पेसिफाई कर दिया। मैंने स्पेसिफाई कर दिया। मैं यहाँ पे बिफोर टैक्स लिख के ईबीआईटी भी ले सकता हूँ। मैंने स्पेसिफाई कर दिया। नोट स्पेसिफाई करने का मैंने नोट डाल दिया। आई हैव गिवन नोट कि मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ आफ्टर टैक्स कर रहा हूँ। वो नहीं, इसका दिमाग है, दिमाग से चेक करेगा, गलत नहीं करेगा। जब आपने नोट डाल दिया तो वो गलत नहीं करेगा। कितना है बेटा? तीसरा असेट टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा बेटा? नेट सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। बेटा नेट सेल्स क्या है? 720। टोटल असेट क्या है? 8 लाख। 0.9 टाइम्स। और फोर्थ क्या पूछा इसने? रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ईएटी अपॉन इक्विटी इंटू ईएटी क्या है बेटा? इक्विटी क्या है बेटा? 8 लाख में 4 लाख डेप्ट है, तो इक्विटी क्या होगा? 4 लाख इंटू 100। कॉपी कर लो। इजी है, इजी। अरे रेशियो का क्वेश्चन आता है तो नंबर फिक्स हो जाते हैं। इजी है एकदम। अभी 4 क्वेश्चन करोगे तो इजी लगेगा। क्वेश्चन बोले, पॉइंट नहीं। दीपावली की छुट्टी में याद करेगा और होली की छुट्टी में भूल गया था। एग्जाम बाद टाइम भी टाइम मिलेगा।
हो गया बेटा? बेटा होमवर्क, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला नहीं कौन से रेशो निकालने हैं। 3 साल की इंफॉर्मेशन है, बोला नहीं कौन से रेशो निकालने हैं, तो आप हर कैटेगरी के 2-2 रेशो निकाल दीजिएगा। फर्स्ट 2 रेशो यानी 8 रेशो निकालना है। एग्जाम में स्पेशल बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, 7 होमवर्क है, बस 2 क्वेश्चन, 4, 6 और 7। ठीक है, 4, 6, 7। आज के लिए इतना ही।